नमस्कार। तो अपन देख रहे थे सौर विकिरण के बारे में और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपन पहुंचे उष्मा बजट या उष्मा संतुलन के बारे में। तो हीट बजट जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में, बजट का अर्थ है भी लेन देन जो है अपना किस हिसाब से हो रहा है, यही एक प्रकार से जो है बजट कहलाता है। उष्मा बजट में अपन देखेंगे कि सौर विकिरण जो है यह पृथ्वी को कितना मिल रहा है, कितना उपयोग में आता है और पृथ्वी से वापस पार्थिव विकिरण के रूप में सौर विकिरण किस प्रकार से वापस वायुमंडल में मिलता है। तो इसी के बारे में अध्ययन जो है वो अपना कहलाता है हीट बजट। और उसमें संतुलन का अर्थ है कि अगर जितनी भी मात्रा सूर्य से सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी के पास आई है उतनी वापस अगर परावर्तित करती जाती है उतनी ही मात्रा, तो उष्मा जो है वह संतुलन में है। और अगर यह उष्मा संतुलन में नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं देखने को मिलेगी। तो अपन देखते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम अपन मानेंगे कि सूर्य से जो है यह सौर विकिरण आ रही है पृथ्वी पर, और इसको एक बार अपन मान लेते हैं कि 100% जो है यह सौर विकिरण आ रही है। कहां से? सूर्य से। सूर्य से 100% सौर विकिरण पृथ्वी की ओर आ रही है। ठीक है, यह मानते हुए पर पहली बार अपन देखेंगे कि 35% जो है उसका अंतरिक्ष में परावर्तन हो जाता है। 100% उष्मा विकिरण जो है यह सूर्य से आई और उसका 35% भाग जो है वह क्या हो गया, वायुमंडल में अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। यह 35% किस प्रकार से परावर्तित हो जाता है? 27%। जैसे ही सौर विकिरण आई वह बादलों से टकराती है तो बादलों से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। कितनी प्रतिशत? 27%। तो 27% सौर विकिरण का परावर्तन किया किसने किया? बादलों ने। उसके बाद में जो पृथ्वी के वायुमंडल में एरोसोल है, यानी कि छोटे छोटे जो कण है, उसमें धूल के कण हो सकते हैं, जो राख होती है उसके कण हो सकते हैं, और जो भी धुआं जो निकलता है उसमें जो भी छोटे छोटे कण होते हैं वह एरोसोल होते हैं। जैसे ही सौर विकिरण इन एरोसोल से टकराती है तो वापस परावर्तित होकर सौर विकिरण पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 27% भाग परावर्तित हुआ अपने किससे? बादलों से। और परावर्तन के बारे में अपन ने देखा, ये कहलाता है एल्बिडो। तो एल्बिडो बादल का हो गया 27%। एरोसोल जो है 6% एरोसोल से टकराकर सौर विकिरण पुनः वायुमंडल में चली गई। और 2% भाग जो है यह धरातल के ध्रुवों में, अपने को पता है कि बर्फ जमी हुई है, जैसे ही ये सौर विकिरण उस बर्फ से टकराएगी तो 2% सौर विकिरण की मात्रा जो है पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाएगी। तो 100%, सबसे पहले अपन ने माना था कि 100% सौर विकिरण जो है यह आ रही है सूर्य से। उसमें से 35% भाग जो है यह अंतरिक्ष में वापस चला गया। कैसे चला गया? 27% भाग जो है सौर विकिरण का सौर विकिरण बादलों से टकराई और 27% सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में भेज दिया बादलों ने, 6% को भेज दिया एरोसोल ने, और 2% को भेज दिया जो बर्फ है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में उसने। अब कितनी बची? 100 में से अगर अपन 35 को घटाते हैं तो अपने पास बचा 65। 100% सौर विकिरण को तो हाथों हाथ ही, 35% को तो हाथों हाथ ही भेज दिया अपन ने। अब ये 65% बचा, तो बची हुई 65% मात्रा में 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है यह 14% सौर विकिरण का क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। फिर है 17% का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। जैसे ही कणों से टकराएगा यह क्या होगा, यह प्रकाश जो है सोलर विकिरण जो है यह अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा, जिसे ही अपन प्रकीर्णन बोलते हैं। तो 14% तो वायुमंडल द्वारा अवशोषण हुआ है। बचा कितना? 65 में से 14 गया, अपने पास बचा 51। अब 51 में से 17 जो है इसका हो गया प्रकीर्णन। इसमें अगर 17 घटाएं तो कितना बचा? 34%। सबसे पहले कितना आया था? 100% आया था। 35% का अपन ने परावर्तन कर दिया। कैसे कर दिया? बादलों द्वारा 27%, फिर 6% अपन ने किया एरोसोल के द्वारा, 2% किया अपन ने बर्फ द्वारा। फिर यह 65% बचा। 65% में से 14% जो है, 14% जो है यह वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो गया। 17% का क्या हुआ? प्रकीर्णन हो गया। अब कितना बचा अपने पास? अपने पास बचा 34। तो जो 100% विकिरण आ रहा था सूर्य के द्वारा उसमें से मात्र 34% जो है यह प्रत्यक्ष रूप से कहां पहुंचता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। अवशोषण व प्रकीर्णन के बाद बचा हुआ 34% भाग जो है प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में धरातल को प्राप्त हो रहा है। चले जब कितने थे? जब सूर्य से चले तब था 100। धीरे धीरे वह खर्च होता गया और पृथ्वी पर पहुंचा कितना है? पृथ्वी पर पहुंचा है मात्र 34%। अब देखते हैं आगे। वायुमंडल द्वारा जिस 17% का प्रकीर्णन किया गया था वह विसरित दीवा प्रकाश के रूप में धरातल तक पहुंचती है। अतः धरातल को कुल 51% उष्मा
प्राप्त हो रही है। तो धरातल को कितनी प्राप्त हो रही है, अपन ने देखा कि पहले तो जो है प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में 34% प्राप्त हो रही थी सौर विकिरण पृथ्वी को। उसके बाद में अपन ने देखा था कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 14% का तो क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, तथा 17% का जो है वह प्रकीर्णन हो रहा था। यह जो प्रकीर्णित प्रकाश जो है यह पुनः पृथ्वी पर पहुंचता है विसरित दिवा प्रकाश के रूप में। तो 34 तो पहले अपने पास था प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में, और 17 अपने पास हो गया विसरित दिवा प्रकाश के रूप में। टोटल जो पृथ्वी को मिला वो मिला है 51% भाग। अब यदि यह 51% पुनः अंतरिक्ष में चला जाएगा तो ऊष्मा संतुलन की स्थिति होगी। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि धरातल द्वारा यह 51% ऊष्मा विभिन्न रूपों में खर्च होती है। किन किन रूपों में खर्च हो रही है? 23% पार्थिव विकिरण, सूर्य से सौर विकिरण मिली पृथ्वी को, पृथ्वी गर्म हो गई और उससे विकिरण निकलेगी, और पृथ्वी से जो विकिरण निकल रही है उसे अपन पार्थिव विकिरण कह रहे हैं। तो पार्थिव विकिरण के रूप में कितनी निकलती है? 23%। इस 51 में से 23% पार्थिव विकिरण के रूप में, 19% वाष्पीकरण की क्रिया में, पृथ्वी पर जो वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है उसमें खर्च हो जाता है 19%। तो 23 और 19 कितना हो गया? 42%। अपने पास टोटल कितना है? 51। अब 9% बचा। तो अपने को पता है कि संवहन की क्रिया हो रही है, संवहन की क्रिया में सौर विकिरण खर्च होगी, कितनी होगी? 9% ऊष्मा चाहिए होगी उसको। तो 9% संवहन की क्रिया में। तो अपने पास 51 था, 51 किस रूप में खर्च हुआ है? 23% तो खर्च हो गया पार्थिव विकिरण के रूप में, 19% का हुआ वाष्पीकरण, और 9% का हो गया संवहन। वायुमंडल को कुल 48% ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसमें से 14% आगामी सौर विकिरण का अवशोषण। अपन ने देखा पृथ्वी को कितनी मिली, तो पृथ्वी को मिल रही थी टोटल 51। कैसे मिली? 100% अपन लेके चले, 100% से जो 35% भाग है उसका वापस अंतरिक्ष में परावर्तन हो रहा था। किस हिसाब से हो रहा था? 27% बादल कर देते हैं, 2% बर्फ कर देती है, और 6% जो है ये कर देते हैं एरोसोल। तो अब पीछे बचा अपने पास 65 में 14% का अवशोषण हो जाता है वायुमंडल में। कितना बचा? 65 में से 14 गया 51%। 51 में से 17% जो है उसका हो रहा था प्रकीर्णन। तो 51 में से अगर अपन 17 घटाएं तो अपने पास बचता है 34। यह 34% भाग जो है यह पहुंच रहा था पृथ्वी पर। यानी कि पृथ्वी को प्रत्यक्ष सौर विकिरण जो मिल रही है वह 100 में से कितनी मिलती है? मात्र 34%। उसके बाद में 17% का जो प्रकीर्णन हो रहा था वह भी धीरे धीरे विसरित दीवा प्रकाश के रूप में पृथ्वी के पास पहुंचता है। यानी कि 34% तो था ही, और 17% हो रहा गया विसरित दीवा प्रकाश। टोटल पृथ्वी को मिला है 51। अब खर्च कितना हो रहा है? खर्च हो रहा है 23% पार्थिव विकिरण के रूप में। ठीक है, ये 23% पार्थिव विकिरण के रूप में हो गया। उसके बाद में अपन ने देखा 19% जो है यह वाष्पीकरण की क्रिया में। तो 23 और 19 42, पीछे बचा अपने पास कितना? 51 में से 42 खर्च हो गया तो बचा पीछे 9। और यह 9% जो है ये किस रूप में खर्च हो रहा है? यह संवहन की क्रिया में हो रहा है। यानी कि पृथ्वी को जो 51% मिला वह अपन ने वापस भेज दिया। अब अपन देख रहे हैं कि वायुमंडल में कितना भाग जो है वह ठहरा। तो पहले शुरू में अपन ने देखा कि 65% जो भाग बचा उसमें से 14% का क्या हो रहा था? 14% का अवशोषण हो रहा था। यानी कि वायुमंडल में कितना है? 14%। तो सौर विकिरण जो अवशोषित की वो हो गई। 34% धरातल की ओर से विभिन्न रूपों में, धरातल की ओर से वापस जो परावर्तित हो रही है वह और मिलती है। तो 34 और 14 कितना हो गया? 34 और 14 हो गया टोटल 48% ऊष्मा वायुमंडल को। यह जो धरातल की ओर से आ रही है उसमें 6% तो होता है पार्थिव विकिरण का, 19% जलवाष्प के संघनन से, और 9% संवहन के क्रिया द्वारा। यह जो 48% जो होता है उसको वायुमंडल पुनः अंतरिक्ष में भेज देता है। यानी कि वायुमंडल को 48 मिला, 48 वापस भेज दिया, पृथ्वी को 51 मिला, पृथ्वी ने वापस 51 भेज दिया। कहां? अंतरिक्ष में भेज दिया। अतः अंतरिक्ष की ओर वायुमंडल की बाह्य सतह से प्राप्त 100% ऊष्मा वापस मुक्त हो जाती है। 35% जो है यह अपन ने देखा परावर्तन से, 17% पार्थिव विकिरण से, और 48% जो है यह किससे? यह हो रही है वायुमंडलीय विकिरण से। 35% का परावर्तन शुरू में हो रहा था, 17% जी वो थी पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण के रूप में पुनः अंतरिक्ष में जा रही है। तो 35 और 17 हो गए 52, और 48% जो है जो वायुमंडलीय विकिरण से पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। यानी कि जो 100% आया वो 100% वापस भेज दिया गया। चलो पुनः इसे टेबल के रूप में अगर अपन देखें तो पहले अपन देखते हैं धरातलीय ऊष्मा संतुलन, यानी पृथ्वी पर कितना पहुंचा है, कितना खर्च हुआ है वापस। तो
धरातल पर 34% तो पहुंच रहा था प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में, 17% पहुंच रहा था विसरित दीवा प्रकाश के रूप में, यानी कि पृथ्वी को टोटल जो मिला वो मिला था 51%। अब इस 51% में से पार्थिव विकिरण के रूप में चला गया 23। 51 में से अगर अपन 23 घटाते हैं तो कितना बचता है अपने पास? अपने पास बचा 28। अब इस 28 में से 19% वाष्पीकरण की क्रिया में खर्च हो गया, तो 28 में से 19 जब अपन घटाएंगे तो अपने पास बचा 9%, और ये 9% जो है संवहन की क्रिया में चला जाता है। तो टोटल जो आया वो था 51%, टोटल जो गया वो भी हो गया 51%। अब अपन देखते हैं कि वायुमंडल में ऊष्मा का संतुलन किस प्रकार से हो रहा है। तो वायुमंडल को कितना प्राप्त हो रहा है? 14% का सौर विकिरण का प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण कर लेती है, तो यह 14% मिला। अब जो पार्थिव विकिरण निकल रही है 23%, उसमें से 6% का अवशोषण पुनः कर रहा है वायुमंडल, तो यह 6% और मिला, 14 और 6 20। उसके बाद में जलवाष्प के संघनन से जो प्राप्त हो रहा है वह है 19%। तो 20 और 19 कितना हो गया? 39। अब संवहन की क्रिया से 9% और प्राप्त हो रहा है, तो 39 और 9 हो गया 48%, यानी कि वायुमंडल में है 48%। और वापस यदि अपन देखें तो वायुमंडल के द्वारा अंतरिक्ष में पुनः मुक्त कर दिया जाता है, अंतरिक्ष में पुनः मुक्त कर दिया जाता है 48% ही। तो अंतरिक्षीय ऊष्मा संतुलन 100% अपने को प्राप्त हुआ। उसमें बादलों से 27% वापस गया, धूलकणों से 6% वापस गया, और ध्रुवीय क्षेत्रों से 2% वापस गया। 35% यहाँ भेज दिया अपन ने, 17% यहाँ भेज दिया पार्थिव विकिरण के रूप में, ये हो गया 52, और 48% को अपन ने वापस भेजा था वायुमंडल से, तो ये टोटल हो गया 52 और 48 100% आया, 100% ही वापस चला गया। तो यही जो चीज है यह कहलाती है ऊष्मा संतुलन। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत जिसे कहते हैं, सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत क्या है कि इस दिन कर्क रेखा जो है यह सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी अगर चमक रही है तो वह दिन होगा उत्तर अयनांत या समर सोलिस्टिस का। यह कब होता है? यह होता है 21 जून को। तो 21 जून को क्या होगा? सूर्य की किरणें जो है यह कर्क रेखा पर क्या होगी? सीधी चमकेगी। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है जबकि रातें सबसे कम होती है। विश्व योग दिवस भी होता है 21 जून को, तो 21 जून का दिन जो है वह है अपने समर सोलिस्टिस का, उत्तर अयनांत का। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे अधिक बड़ा होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती है, और उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? 6 महीने तक सूर्य बिना अस्त हुए चमकता है, यानी कि 6 महीने दिन की अवधि रहती है उत्तरी ध्रुव पर। इसके ठीक विपरीत अपन देखते हैं दक्षिणी अयनांत। उत्तर अयनांत था 21 जून को, 21 में एक जोड़ा अपन ने कर दिया 22, और जून का अपन ने कर दिया दिसंबर। ये छठा महीना था, ये अपने हो गया 12वां महीना। एक दिन बढ़ाया और 6 महीने बढ़ा दिया, तो अपने पास आ गया क्या? दक्षिणी अयनांत विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर। उत्तरी अयनांत 21 जून और दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर। उत्तरी अयनांत 21 जून, दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर। 21 22 जून दिसंबर। तो दक्षिणी अयनांत में क्या होता है कि इस दिन सूर्य जो है यह मकर रेखा पर जो है सीधा चमकेगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम होती है और रातें जो है वह लंबी होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय क्या होगा कि अब 6 महीनों तक उत्तरी ध्रुव पर रात होगी, सूर्य की किरणें इसको नहीं मिलेगी। तो ये दिन की अवधि को सारणी में भी अपन ने दिखाया है कि 22 दिसंबर को तो क्या होगा? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और यही स्थिति होगी 21 जून को। जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जा रहे हैं यहाँ दिन की अवधि जो है वह घटती जा रही है। और तो ये अपन ने देखा अपना जो टॉपिक था इंसोलेशन, हीट बजट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो इसी के साथ अपन ने अब तक अपने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की क्लास में जो है 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। अब धीरे धीरे कर अपनी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, जल्दी उम्मीद है कि आपको कोर्स भी जो है वह पूर्ण होगा। उसी के साथ गोल गुरु एकेडमी ने जो है अपना ऐप जो है वह लॉन्च की पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही उस ऐप पर हर एक अध्याय का जो है अपन टेस्ट डाल देंगे, आप यहाँ पढ़ें। उसके बाद में आपको जो पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है, जब तक आपकी बुक नहीं आती उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में टेस्ट जरूर दें। जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी जो है वह अच्छी होगी, और आपके जो एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस जो हैं वो उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हीट बजट जो है उसमें संतुलन यहाँ समझ में आया होगा। अपनी तैयारी जारी रखें।